हाँ, बस उसके अंदर जो पर मोल की बजाय आंसर में आएगा पर मॉलिक्यूल। ठीक है। आर की यूनिट क्या थी बोलिए? जूल्स, आगे पर मोल, फिर पर केल्विन। ये थी। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या हो जाएगा? जूल, हाँ, पर मोल की जगह पर मॉलिक्यूल, पर मॉलिक्यूल पर केल्विन। क्योंकि नंबर से हमने डिवाइड कर दिया, एक मोल में जितना नंबर है तो वो मोल नहीं कहलाएंगे ना, वो मॉलिक्यूल कहलाएंगे। चलिए, अच्छा, ओपन सिस्टम और क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है, दो तरीके के सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे। तो ओपन सिस्टम क्या होता है? ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हम एनर्जी यानी हीट यानी वर्क डाल सकें। ठीक है, और साथ में मास भी डाल सकें। ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है? ओपन सिस्टम। और ना डाल ना सके, निकाल भी सके। यानी जैसे किचन के अंदर प्रेशर कुकर का ढक्कन खुला होता है, तो उसमें आप कुछ भी डालिए, कुछ भी निकालिए। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? ओपन सिस्टम हो जाएगा। हो गया। क्लोज सिस्टम में क्या होगा? क्लोज्ड सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हम लोग एनर्जी डाल दें, यानी हीट कर दें तो एनर्जी चली जाएगी। ठीक है ना, हीट लिख दीजिए, एनर्जी, और उसके ऊपर वर्क भी कर सके। ठीक है, एक ऐसा पिस्टन लगा दिया हमने यहाँ पे बिल्कुल इसके बराबर का। ये पिस्टन जो है क्या कर सकता है? मूव कर सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। तो पिस्टन को ऊपर नीचे करने से हम वर्क भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा टाइट है तो कुछ निकल नहीं सकता इसमें से। कहीं देखा ऐसा पिस्टन आप लोगों ने? इंजेक्शन में होता है, यस, लेकिन इंजेक्शन में आगे से हम लोग लिक्विड निकल जाती है। कहीं और बताओ, रोज का हम लोगों का ये होगा। जो शॉकर होते हैं उसके अंदर लिक्विड भरा होता है, ऊपर से जो है वो एक रबड़ का पाइप, मतलब पाइप होता है स्टील वाला, उसमें रबड़ लगी होती है ऐसी पिस्टन की तरह, तो वो नीचे जाता है ऊपर आता है, नीचे जाता है ऊपर आता है, लेकिन कोई लिक्विड उसमें से बाहर नहीं होता है। जब लिक्विड बाहर होता है तो कहते हैं लीक करने लगा है, बदलवाइए, है ना। हाँ, तो वो हो गया। तो हीट हो गई, वर्क भी कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो मास है वो ना तो निकाल सकते हैं और ना ही डाल सकते हैं। ऐसे सिस्टम को हम क्लोज सिस्टम कहते हैं। सर इसमें हीट और एनर्जी से ऐड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। हाँ, दोनों बना दिए भाई। जब इसका कंप्रेशन होगा तो आपने काम किया इसके ऊपर, और ये अगर ऊपर की तरफ गया तो इसने काम किया। ठीक है ना, तो दोनों हो सकता है। मास ना तो ऐड हो सकता है ना निकल सकता है। ठीक है, कोई प्रेशर कुकर को आपने सील कर दिया तो, और इवन गैस वाल्व को भी सील कर दिया तो अब ना उसमें मास जा सकता है ना आ सकता है, तो वो क्लोज सिस्टम हो गया। चलिए, गुड। अब क्या किया जाए? सिस्टम के बारे में
थोड़ा सा वैसे तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। सिस्टम किसे कहते हैं? तो सिस्टम उसे कहते हैं जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। प्रेशर कुकर में क्या हो रहा है, इसको स्टडी कर रहे हैं, वो सिस्टम हो रहा है। ठीक है, किसी कंटेनर में कुछ रखा हुआ वो स्टडी कर रहे हैं तो वो सिस्टम हो गया। या मान लिए यही पिस्टन है और इसमें गैस ऊपर नीचे जा रही है, आ रही है, ये मूव कर रहा है पिस्टन, कभी नीचे जा रहा है कभी ऊपर जा रहा है, तो ये सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, तो जिसको हम द स्पेस विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन लिख लीजिए। सिस्टम क्या होता है? द स्पेस विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्वेशन के साथ ब्रैकेट में विच वी आर इंटरेस्टेड इन स्टडीइंग भी लिख सकते हैं। और सराउंडिंग क्या होगी? सराउंडिंग ये होगी जो इसके बाहर का जितना भी एरिया है वो सराउंडिंग कहलाएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सराउंडिंग। वातावरण इसके चारों तरफ का वो सराउंडिंग कहलाएगा। ठीक है जी। मैंने एक क्वेश्चन कराया था, एयर बबल जो है वो किसी समुद्र के सतह से बॉटल से ऊपर आया और क्या चेंज आया उसके नहीं कराया। चलिए तो क्वेश्चन लिख लीजिए फटाफट, उसको करते हैं। An air bubble of volume 1 centimeter cube rises from the bottom. Rises from the bottom of a sea. At 40 meter. At a temperature 12 degree centigrade. ठीक है, आ गया। What will be the its final volume when it reaches the surface? Which has temperature 35 degree centigrade. यही फॉर्मूला लगाना है बस यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए प्रेशर यहाँ पे कितना आएगा, ये आपको अपने दिमाग से लगाना है। अच्छा चलिए यहाँ पे बताइए प्रेशर क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज 1 atm। यहाँ पर क्या होगा? इसको P1 मान लेता हूँ, ये P2 है। यहाँ पर क्या होगा? एक तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा ही होगा, प्लस हाइट की वजह से भी तो प्रेशर होगा, और हाइट की वजह से प्रेशर जो आता है वो किसके बराबर होता है? रो GH के बराबर होता है। ये तो हमने भी पिछले चैप्टर में किया है कैलकुलेट करना।
तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, बोलिए 1 प्लस रो कितना है, ये water का तो उसका value बोलिए इसकी जो क्या कहते हैं डेंसिटी है, MKS में हाँ 10⁻³ ठीक है 10 की पावर 3, ठीक है आगे G 9.8 10 की पावर 3 हो गया प्लस जी हो गया 10 प्लस हाइट कितना लिया था हमको 40 है ना, चलिए इंटू 40, तो क्या आंसर आ गया है 1 इंटू 4, अच्छा 5 0 बन गई ना 10 की पावर 5, क्या ये सही हम जोड़ रहे हैं, क्या और होना चाहिए चेंज, ध्यान से ये वाली की यूनिट क्या आएगी, इसकी यूनिट क्या लिखते थे हम लोग, ये एसआई यूनिट है ना, ये हमने एमकेएस सिस्टम ले लिया, ये भी एमकेएस में लिया, ये भी एमकेएस में लिया, तो इसकी जो यूनिट आएगी वो किस में आएगी, एसआई सिस्टम में आएगी है, और एसआई सिस्टम में प्रेशर की यूनिट क्या होती है, पास्कल होती है, एटमॉस्फेयर थोड़ी होती है, आइए आइए 180 को 10⁻5 हाँ, तो इसलिए पास्कल में जब यूनिट होती है तो ये जो 1 ATM है 1 ATM, ठीक है हुआ 1 ATM किसके बराबर होता है 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है, तो मुझे ये ATM में है और ये पास्कल में आया है तो दोनों को पास्कल में चेंज करना पड़ेगा ना, तो ये 10 की पावर 5 के बराबर हो गया और ये तो पास्कल में है ये 10 की पावर 5, तो दोनों जुड़ करके देखिए इसके आगे है 1 और इसके आगे या कॉमन ले लिए 10 की पावर 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 4, तो आंसर क्या आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 5। पहले तो ये बताइए इतनी बात समझ में आई नहीं आई, वो कितना ग्रो कर जाएगा या कितना हो जाएगा, ठीक है तो ये निकालना, तो हम जो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे वो ये वाला लगाएंगे भाई, ना तो इसमें n चेंज हो रहा है ना r चेंज हो रहा है, तो ये P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू ये कांस्टेंट हो गया, तो हम लिख सकते हैं P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 लगा देंगे, क्यों लगा देंगे, क्योंकि मुझे प्रेशर P1 मालूम है, वॉल्यूम V1 मालूम है, टेम्परेचर T1 मालूम है, प्रेशर P2 मालूम है, टेम्परेचर T2 मालूम है, वॉल्यूम V2 नहीं, वही आइडियल गैस इक्वेशन, तो वो यहाँ पे लगा करके निकाल देंगे, क्लियर हुई बात। अब प्रेशर भी नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, तो प्रेशर के लिए दिमाग अप्लाई करना था, जब उसने सरफेस पे कह दिया पहुंच गया, तो इसका मतलब सरफेस पे जो प्रेशर होता है वो 1 ATM होता है, ठीक है ना, तो प्रेशर सरफेस का यानी ये P2 मैंने सरफेस वाला माना, ये मुझे पता चल गया 1 ATM। P1 कैसे पता चलेगा, जब आप नीचे आओगे तो नीचे का प्रेशर कितना होगा, एक तो ऊपर जो प्रेशर लग रहा है एयर की एटमॉस्फेयर की वजह से वो वाला होगा, प्लस जो पानी है उसकी वजह से लग रहा होगा, तो पानी की वजह से या लिक्विड की वजह से प्रेशर हम लोगों ने पिछले चैप्टर में ही सीखा है निकालना, क्या फॉर्मूला होता है ρGH है, तो ρGH यहाँ पे और प्लस एटमॉस्फेयर जो लगा रहा है प्रेशर वो दोनों को ऐड कर दिया, तो 1 ATM प्लस ρGH, लेकिन ATM ρGH से जो आंसर आएगा वो आएगा पास्कल में, क्योंकि यही तो यूनिट है SI और ATM तो SI यूनिट है नहीं, तो इसको भी मुझे पास्कल में चेंज करना होगा, तो मुझे मालूम है 1 ATM 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है, तो 1 ATM की जगह 10 की पावर 5 पास्कल लिखा, ρGH से मैंने निकाला तो रो की वैल्यू हो जाएगी 1000 वाटर के लिए, MKS सिस्टम के अंदर हम लोग लिखेंगे ना SI यूनिट में अगर कन्वर्ट करना है तो 1000 होता है, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, G तो 10 हो गया, H कितना है 40, तो 4 इंटू 10 की पावर 5, 1 ATM को 10 की पावर 5 लिख दिया
पास्कल में, दोनों को ऐड किया तो 5 × 10⁵ आ गया आंसर। अब ये खाली फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, तो आइए वैल्यू रख देते हैं। तो क्या हो गया, P1 कितना आया 5 × 10⁵, ये तो हो गया प्रेशर है। आइए, और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम बोलो। इसका तो अभी तो बॉटम वाले का तो वॉल्यूम दिया है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर में रखेंगे, ये भी तो हाँ मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्ट करो कितना हुआ 10⁶ सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, सॉरी 8, चलिए सॉरी क्या 10⁻⁻2 मीटर है। तो ये क्या है, सेंटीमीटर क्यूब है। तो 3 बार करेंगे, तो 10⁻⁻2 गुणा में 10⁻⁻2 गुणा में 10⁻⁻2, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, जब तीनों गुणा करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। बोलो समझ में आया, कर लिया था, चलिए गुड। तो ये हो गया, ये पहले भी बताया था मैंने, यस। तो 10⁻6 मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, बस यही सब बातें याद रखनी है। और टेम्परेचर किस में रखना होता है, ये 100% याद रखना है। यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड का कोई काम नहीं है, यहाँ हमेशा केल्विन यूज करना है पूरे चैप्टर के अंदर, समझ गया। जहाँ भी गैसेस वगैरह का नाम आ जाए बस केल्विन में यूज करो। तो ये केल्विन हो गया। तो इसको केल्विन कितना दिया हुआ, 12 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे है, तो 12 + 200 273 + 12, तो कितना हो गया 5 8 2, तो 285, ये हो गया गुड। अब ये तो लिख दिया मैंने नीचे वाले के लिए, इसके लिए। अब ऊपर वाले के लिए लिखो, तो ऊपर वाले के लिए तो सिंपली 10⁵ प्रेशर है। वॉल्यूम मुझे पता नहीं है, तो वॉल्यूम में भी लिख देता हूं, डिवाइडेड बाय ऊपर का टेम्परेचर बताओ, इसको जोड़ लो, 273 + 35 8 7303, 308 हो गया। यस वेरी गुड, 308। अब इसको सॉल्व करके मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। एक चीज तो मुझे दिख रही है, 10⁵ इधर है, 10⁵ इधर है, एक बार है इक्वल की तरफ। अब आ जाओ 308 को इधर ले आता हूं, तो वॉल्यूम खाली यहां बचेगा, तो 5 × 308 डिवाइडेड बाय 285 हो गया, ठीक है। अगर मैं अप्रोक्सीमेशन करूं, क्या करूं, हाँ ये 10⁻⁻6 भी रह गया, देखो ये नहीं लिखा। अप्रोक्सीमेशन करूं तो मैं इन दोनों को 308 और 285 को बराबर मान लेता हूं, ठीक है, कैलकुलेशन एस्टिमेशन के लिए। तो ये कट जाएगा, नहीं कट जाएगा है, तो क्या बचा मेरे पास, आंसर बचा वॉल्यूम का 5 × 10⁻⁻6, यूनिट क्या आएगी मीटर क्यूब, और यही सेंटीमीटर में लिखना हो तो क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर क्यूब, यानी ये 1 सेंटीमीटर था वो 5 हो गया, 5 गुना बढ़ गया। अब ऑप्शन में आपको 5 कुछ दिया होगा, 5.1 है ना, नहीं 6 तो बहुत ज्यादा वैल्यू हो गई बेटा, 6 कैसे हो जाएगा, 6 आएगा, मुझे तो नहीं लगता ज्यादा वैल्यू हो जाएगी 6 की। 305 डिवाइडेड बाय सीजीएस में किया था मैंने 2, नहीं सीजीएस में क्यों करेंगे, अभी जो है उसको पहले बताइए ना। नहीं सीजीएस में यही 6 पॉइंट आ गया, 03 अभी जो आएगी 2
5.4 आ रही है। 6 सीजीएस में भी नहीं आएगी। सीजीएस में जो चेंज होगा वो तो ये चेंज होगा ना, ये नंबर थोड़ी चेंज हो जाएंगे। 5.4 आ रही है, ठीक है। तो जो भी 5 के करीब वाला आंसर होगा ऊपर की तरफ, ठीक है, वो वाला उसी कर देंगे। बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ऑप्शन में यहाँ पर भी 5.3 दिया हुआ है। चलिए चलिए एक क्वेश्चन और करिए, सब सिंपल कैलकुलेशन है। हाँ एक क्वेश्चन और लिखेंगे। ये फैस कहाँ चलेगा? आओ फैस कहाँ चलेगा? देखिए डायमीटर ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज 3 आर्मस्ट्रॉन्ग। डायमीटर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 का कितना है? 3 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, ठीक है, ओके। द रेशो ऑफ molecular volume to the actual volume occupied by oxygen gas molecular volume to the actual volume occupied by oxygen gas at STP is। अब ये मॉलिक्यूलर वॉल्यूम और एक्चुअल वॉल्यूम समझ में आया क्या होगा? जितना स्पेस में लगा उतना वो मतलब फैल जाएगी, और एक्चुअल वॉल्यूम उसकी सिर्फ कैलकुलेशन कराना मकसद था इसके अंदर, और कुछ भी नहीं। इंटू 6.023 अच्छा 10 की पावर -30 है और 10 की पावर 23 है, तो ये माइनस का ये प्लस का मल्टीप्लाई होने पे पावर साइड हो जाती है, तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर -7 बचेगा डिवाइडेड बाय 3। इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 4/3 पाई है, 4/3 पाई 1.5 की पावर 3, ये सब कट जाने वाला है और क्या बचेगा? 6.023 बचेगा और पावर्स बचेंगी, उसको आपको सॉल्व कर लेना। खाली डिवीजन में लिख करके मुझे बताइए क्या क्या आएगा। तो V इसको मॉलिक्यूल मान लेते हैं, इसको मोलर वॉल्यूम कह देते हैं, मोलर। तो V मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय V मोलर। तो ये हमारा सब कट गया, 10 की पावर -30 ऊपर आ गया और नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा 6.023 इंटू 10 की पावर -7। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या इसकी कोई यूनिट होगी? नहीं होगी, वॉल्यूम तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब, ठीक है। अगर मैं यहीं पे अगर
थोड़ा सा और इसी में एक क्वेश्चन बना दूं। मोलर वॉल्यूम या मोलर वॉल्यूम से कंफ्यूजन हो जाएगा, एक्चुअली लिखते हैं, एक्चुअल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एक्चुअल वॉल्यूम लिखा हो वही ठीक है। हाँ, डिवाइडेड बाय ये मोलर लिखते हैं, तो बताइए क्या हो जाएगा। अब इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। एक्चुअल वॉल्यूम तो ये आ गया, क्या आया, 4 पाई 1.5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर -7। ठीक, ये तो आ गया एक्चुअल वॉल्यूम हमारा, ये वाला यही लिखा है मैंने, कोई और चीज तो नहीं लिखी। ठीक है, ये हो गया। मोलर वॉल्यूम क्या होता है, एक मोल गैस एट एसटीपी, एसटीपी भी दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना, एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है सागर, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है, बोलिए। चलिए, ये होमवर्क हो गया आपका, इसको ढूंढ के लाइए, ठीक है। तो ये हमको मालूम है, इस पर गैस जो ऑक्युपाई करती है 1 मोल गैस जो स्पेस ऑक्युपाई करती है वो कितना करती है, कितना वॉल्यूम, 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, ये हो गया। तो यहां पे क्या मैं 22.4 लीटर से डिवाइड कर दूं या कुछ और करना है, बोलिए। हमें मालूम है, क्या मालूम है, ध्यान से, अगर मेरा कंटेनर 22.4 लीटर का है तो एट एसटीपी इसके अंदर अगर मैं ऑक्सीजन गैस डालूंगा तो वो किसके बराबर होगी, वो 1 मोल के बराबर होगी, ठीक है ना। ये बात तो हम लोग मतलब 9th क्लास से पढ़ रहे हैं, यही एवोगैड्रो साहब ने तो कहा था कि अगर गैस को हम लोग किसी भी 22.4 लीटर के कंटेनर में फिल करेंगे तो एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो उसका जो अंदर जितनी गैस आएगी वो 1 मोल के बराबर होगी। ऑक्सीजन की बजाय आप हाइड्रोजन ले लिए तो भी वो 1 मोल आएगी, नियॉन ले लीजिए तो भी वो 1 मोल आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिए तो भी वो 1 मोल आएगी, ठीक है। अब दूसरा सवाल, तो ये 22.4 लीटर से क्या मैं डिवाइड करूं वहां पे, तो आंसर है नो। क्यों नहीं कर सकता, कोई अभी भी बता सकता है, नहीं बता सकते सर, क्यों नहीं बता सकते, इसलिए कि दिमाग नहीं लगा रहे। ये जो आंसर है ये किस यूनिट में है,
ये मीटर क्यूब में है। क्या 1 मीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है? नहीं होता। बताओ लीटर और मीटर क्यूब की यूनिट बताओ। 1 लीटर कितने मीटर क्यूब के बराबर होगा? चलो यही आंसर दो, बोलिए। कैलकुलेट करो, पेन में चलाओगे तब होगा ना। अभी इतना नहीं दिमाग चलने लगा कि बिना लिखे जो है वो आंसर आ जाए। 1 मीटर में 1 लीटर होता है। 1 लीटर में 1 मीटर में कितने? 1 मीटर क्यूब का कंटेनर लिया। 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या होगा? 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या हुआ? पहले तो ये बताओ। 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या हुआ? ये मेरा कंटेनर है, इसकी हर साइड 1 मीटर क्यूब की है, वो मतलब 1 मीटर की है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 1 मीटर क्यूब आएगा। तो इसके अंदर क्या 1 लीटर पानी आएगा? तो कितना आएगा वही तो पूछ रहा हूँ। 10 की पावर 1000 लीटर से 1000 लीटर 1 मीटर क्यूब। चलो कुछ करेक्ट लग रहा है आंसर। और लोग भी चेक करो कितना पानी आएगा। 1 मीटर यानी इतना लंबा, मतलब इतना उसकी बेस होना चाहिए, लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई भी इतनी होनी चाहिए, तो इसमें 1 लीटर पानी आएगा। तो कैलकुलेट करो ना। कैसे किया? अच्छा ये बताइए 1 मिलीलीटर होता है 1 ml, वो किसके बराबर होता है? 1/1000। 1 मिलीलीटर बराबर होता है 10 की पावर -3 लीटर के हैं। और 1 ml को अगर मैं इस यूनिट में, मीटर वाली यूनिट में कन्वर्ट करना चाहूं तो क्या किसके बराबर होता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब के। यानी 1 सेंटीमीटर लंबा, चौड़ा, ऊंचा, यानी जो कैरम लूडो वाली गोट होती है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब की, मान लीजिए डायस जो होती है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होती है। तो 1 सेंट उसमें 1 ml आएगा। तो ये मुझे मालूम है 1 ml को अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? ये 1 लीटर हो जाएगा। अब इसको या वो कन्वर्ट करना है तो कितना करना पड़ेगा? इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। यानी 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। यहां से बात समझ में आई? 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, जिसको हम कभी कभी 1000 ml भी कहते हैं। शीशी पे लिखा होता है 250 ml, 500 ml। ठीक है, अब कन्वर्ट कर लोगे? करो फिर, करो। तो 1000 का मतलब 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो अभी किया था 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। आ गया आंसर है? तो ये क्या हो जाएगा? 10 की पावर 3 ने -6 को काटा तो कितना बचा? 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। यानी 1 लीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, इसके बराबर। ओके? यानी एक अगर टंकी 1 मीटर क्यूब की है तो उसमें कितने लीटर पानी आएगा? 1000 लीटर।
इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। 1000 लीटर की टंकी होती है जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब। ठीक, तो बस इसको कन्वर्ट करिए उसी में जहां से चले थे। तो ये 22.4 लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 10 की पावर -3 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा। अब ये मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ऊपर वाला भी मीटर क्यूब में, नीचे वाला भी मीटर क्यूब में। अब सॉल्व करना आसान है, इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आंसर आए वो बता दिए, कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। अब सोचो कि इससे मुश्किल क्वेश्चन आ जाएगा, तो इससे मुश्किल नहीं आएगा, बस कैलकुलेशन वाइज आपको अलर्ट रहना हो। ये सब कन्वर्जन फैक्टर और सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। चलो आंसर अब आप लोगों को खुद से करना है। चलिए अब एक क्वेश्चन और लिखिए। ए वेसल है 6 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, एक वेसल है यानी कंटेनर है, उसमें 6 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन गैस है। एट प्रेशर P, उस वक्त उसका प्रेशर कितना है, P है। एंड टेम्परेचर 400 केल्विन, टेम्परेचर उसका कितना है, 400 केल्विन है। ये हो गया। कोई मेरे पास मान लीजिए वेसल है, इसके अंदर कितना 6 ग्राम तो ऑक्सीजन है, इसका प्रेशर है P, टेम्परेचर कितना है 400 केल्विन। ठीक, अब इसके अंदर क्या किया, ए स्मॉल होल इज मेड, इसके अंदर एक छोटा सा मैंने छेद कर दिया। ए स्मॉल होल इज मेड, एक छोटा सा मैंने मान लीजिए नीचे ये छेद कर दिया है। तो इसमें से गैस निकलना शुरू हो जाएगी, भुर 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 है, जैसे गुब्बारे में से निकलती है। लेकिन गुब्बारा तो श्रिंक होता है, ये तो श्रिंक नहीं होगा, तो अपना जो भी निकलेगी थोड़ी बहुत निकल जाएगी। तो यहां से O2 गैस आउट हो रही है। ठीक, कहीं छेद कर दिया, आउट हो रही है। तो स्मॉल होल इज मेड सो दैट ऑक्सीजन लीक्स आउट। सुई लेकर के छेद कर दिया, ऐसे भी आपने उसमें, तो ऑक्सीजन इज लीक्ड आउट। नाउ द प्रेशर इज P/2। अब ये लीक होने के बाद प्रेशर क्या हो गया, मान लेता हूं ये प्रेशर, हाँ प्रेशर हो गया आफ्टर लीक, आफ्टर लीक पेपर लीक हो गया है, नीट का इस बार फिर P/2। चलो P/2 हो गया प्रेशर, ठीक है, और टेम्परेचर 300 केल्विन हो गया। तो ये बता रहा है कि प्रेशर लीक होने के बाद गैस ऑक्सीजन का P/2 प्रेशर रह गया और 300 केल्विन क्या रह गया, टेम्परेचर। गुड। तो अब हमसे ये कह रहा है कि ये बताइए कि गैस 6 ग्राम थी तो कितने ग्राम लीक हुई, कितने ग्राम बची, ये बताओ। तो क्या बतानी है, हमें बताना है वेट ऑफ O2 रिमेन लेफ्ट, कितने ग्राम लेफ्ट हुई या कितने ग्राम लीक हो गई, दोनों में तो कुछ भी होता है, लेफ्ट और लीक दोनों में तो कुछ भी होता है। चलिए खाली इतना बता दिए कि इसके अंदर कौन सी इक्वेशन लगेगी इसको कैलकुलेशन के लिए।
P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। क्या ये वाली इक्वेशन लगा सकते हैं हम? सोचिए, दिमाग लगाइए। एनीवन? दूसरी इक्वेशन जहां से ये आई थी पी वी इज इक्वल टू एन टी, ये थी। बोलिए, हाँ भाई, क्या इसमें से कौन सी इक्वेशन लगाए? हैं? ये वाली। ओके, वेरी गुड। कुछ बताएंगे क्यों लगाएंगे ये वाली? यस, ये वाली इक्वेशन नहीं लगेगी, ये लगेगी, लेकिन रीजन बता देगा कोई? ये वाली लगाने में क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई? यहाँ पे वॉल्यूम तो सेम है कंटेनर का, कैंसिल हो जाएगा, प्रेशर भी दिया है, टेम्परेचर दिया है, एन कैसे आएगा? एक बात तो ये है, लेकिन रीजन असल वो नहीं है। इधर देखिए, रीजन असल क्या है? रीजन ये है कि ये कैलकुलेशन जब वैलिड थी, बताओ, पी वी अपॉन टी इसके बराबर आया था, एन आर के बराबर आया था, और ये दोनों क्या थे? कांस्टेंट। यहाँ पे तो एन चेंज हो रहा है ना, बोलिए, नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हैं ना, गैस लीक हुई है, तो गैस लीक हुई है तो इसका मतलब ये जो एन नंबर ऑफ मोल है गैस का, ये चेंज हो गया। तो जब ये चेंज हो गया तो ये वाला फॉर्मूला नहीं रख सकता, तो अब कौन सा लगेगा? अब ये वाला। ठीक है, हाँ, तो अब ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो इसको लगा दिए। तो सबसे पहले इसको मान लेते हैं V1 N1 T1, ठीक है, R तो कांस्टेंट रहेगा, तो V1 P1 की वैल्यू क्या है? P, और V1 की वैल्यू क्या है? हाँ, वो तो V है, कंटेनर तो चेंज हो नहीं रहा है। कंटेनर तो हमारा चेंज हो नहीं रहा है, तो उसको V कर देते हैं, इज इक्वल टू N1 कैसे लिखेंगे? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट चेंज हो रहा है तो उसको WT1, मॉलिक्यूलर वेट चेंज नहीं होगा, इसलिए गैस तो वही है ना, तो मॉलिक्यूलर वेट चेंज नहीं होगा, इनटू R, और टेम्परेचर T1 हो गया। अब इसमें वैल्यू रखिए, तो वैल्यू रख देते हैं साथ के साथ। तो वेट कितना है? 6 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट कितना है? अच्छा, चलिए 32 हो गया मॉलिक्यूलर वेट। R की वैल्यू नहीं रखते हैं। T1 शुरू में कितना था? 400, और P1 PV तो है ही। तो ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर 1। बोलो जी, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? एनी ऑब्जेक्शन? नो ऑब्जेक्शन। अब दूसरी में आते हैं, तो दूसरी को मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। प्रेशर उसने दिया, हाफ हो गया है। वॉल्यूम तो वही है कंटेनर, ग्राम वेट यही तो मुझे निकालना है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, गैस सेम तो मॉलिक्यूलर वेट सेम, ठीक है। आर है, टेम्परेचर कितना हो गया है? 300। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड करने पे पी वी कट गया। इधर से क्या क्या कटा? 32 से 32 कटा, R से R कटा, 2 0 से 2 0 कटा, कट गया सब कुछ। तो क्या बचा? ऊपर है 1, नीचे है 1/2। ओके, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ये 2 ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा, है 1/1/2। एक को आधे से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 2 आएगा ना, वही 2 आ गया। चलो इधर चलो, यहाँ पे 6 और यहाँ पे वेट जो बचा, ठीक है ना। चलिए, इनटू क्या बचा? उधर 4 इधर 3। तो आ जाओ, वेट को इधर ले आता हूं, तो 2 को क्या करना पड़ेगा? नीचे लाना पड़ेगा। तो 6 × 4
डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, तो ये 6 से 2 इंटू 3 कट गया, तो क्या आ गया, वेट आ गया 4 ग्राम। यानी 6 ग्राम ऑक्सीजन थी, उसमें से ये 4 ग्राम कौन सी वाली है, जो हाँ जो कंटेनर में बची है, निकली हुई मत बोल देना। हाँ दोनों चीज क्लियर होनी चाहिए। ये 4 ग्राम की वजह से ये प्रेशर आधा हुआ है, आधा वहां पे अब जो प्रेशर है वो 4 ग्राम की वजह से आता है, समझिए। हाँ इसी में आदमी कंफ्यूज हो जाएगा कि ये 4 ग्राम निकली है या बची है। तो ये जो अंदर कंटेनर में मौजूद है वो वाली 4 ग्राम है, निकली पूछ ले तो 6 माइनस 4 2 ग्राम निकल गई, ठीक है ना, हो गया। चलिए वेरी गुड, तो ये पार्ट भी हमारा बहुत अच्छे से खत्म हो गया। अब आते हैं एक्चुअल बोल्ट्जमैन मैक्सवेल थ्योरी की तरफ। तो देखिए जो काइनेटिक थ्योरी असल में है, तो इसके अंदर सबसे पहले हमें गैस की जो वेलोसिटी होती है मॉलिक्यूल की, उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो 3 तरह की वेलोसिटी होती है, वो देखते हैं। एक होती है v एवरेज, दूसरी होती है v मोस्ट प्रोबेबल, अभी सब समझाएंगे। तीसरी होती है v आर एम एस, इसको लिखिए। इनका आर एम एस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। लिख लिया। देखिए चलो आगे। एवरेज का फॉर्मूला क्या है, 8RT बाय मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल का फॉर्मूला क्या है, 2RT बाय मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। आरएमएस का क्या फॉर्मूला है, 3RT बाय मॉलिक्यूलर वेट। हो गया। इसमें एक बात और याद रखनी है, इस वाले में डिवाइडेड बाय पाई भी आता है। तो RT अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ये तो सब में कॉमन है, लेकिन ये नंबर का खाली फर्क है, ठीक। ओके, RT तो हम सब जान ही रहे हैं, गैस कांस्टेंट, और टेम्परेचर केल्विन में रखना है, फिर से बता रहा हूं, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट क्या है, क्या मैं मॉलिक्यूलर वेट को, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट रखना है मुझको, तो कितना रखूंगा, अगर O2 का मॉलिक्यूल है तो 32 हो जाएगा, सिंगल अगर एटम है तो मॉलिक्यूलर वेट सिंगल एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल, हाँ मॉलिक्यूलर वेट का मतलब होता है 1 मोल मॉलिक्यूल और एटम, ठीक है। वो 32 होता है, लेकिन आगे यूनिट बताएंगी बहन जी, ग्राम। बोलो, कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट, हाँ जी बताइए, 12। अमोनिया का बताओ,
है 17 कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड लिख करके कर लो ना, मुझे पता है इंटेलिजेंट हो लेकिन लिख लो, इंटेलिजेंट लोगों से गलती होती है। हाँ जी तुम बताओ कितना आ रहा है ऑक्सीजन का? कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड 44, 32 प्लस 12 O2 का 32 प्लस कार्बन का 12 तो 44 हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये आपका जितना भी अभी तक आप वेट निकालते हैं वो सब ग्राम में निकालते हैं ना, तो क्या मैं यहाँ पे ग्राम में लिख सकता हूँ वैल्यू? वेलोसिटी में किस में निकालूंगा? मीटर पर सेकंड में निकालूंगा, और ये है ग्राम, तो निकल सकती है क्या? वैल्यू रख सकता हूँ? नहीं रख सकता ना, तो मुझे किस में रखना होगा? मुझे यानी MKS सिस्टम में चाहिए, यानी किलोग्राम में रखना होगा। बात आई समझ में? तो मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे मुझे ग्राम में नहीं रखना है, किस में रखना है? 32 किलोग्राम, यानी 32 इंटू 10 की पावर -3 kg, ये वाली वैल्यू रखनी है। ग्राम में रखता तो सीधे 32 रख देता, लेकिन किलोग्राम में रखना है तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई। चलिए तो यहाँ पे इस बात को लिखिए, स्पेसिफाई करिए, क्योंकि देखिए टेम्परेचर तो केल्विन में, आर भी तो MKS सिस्टम में ही होता है, मीटर किलोग्राम सेकंड वाले सिस्टम में, तो ये भी किस में आएगा? केजी वाले में आएगा। तो मॉलिक्यूलर वेट किस में रखना है? केजी में रखना है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमेशा हम लोग ग्राम में रख के काम चलाते हैं, तो इसलिए गलती होने का चांस यहाँ पे ज्यादा, तो इसलिए मैंने ये बताया। चलिए वेरी गुड। अच्छा इसमें आप मुझे ऑर्डर बता सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है इन तीनों वेलोसिटीज में? मॉलिक्यूल के पास ये 3 वेलोसिटीज होती हैं गैसियस मॉलिक्यूल के पास, एक रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, दूसरी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, और तीसरी एवरेज वेलोसिटी। तो इसमें बताओ कौन सबसे बड़ा है तीनों में? सबसे बड़ी कौन सी वैल्यू है? ये वाली वैल्यू तो सब में कांस्टेंट है, खाली नंबर देखना है। तो सबसे बड़ा नंबर 3 है, क्योंकि 8 को आप डिवाइड करो 3.14 से तो क्या आएगा? 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 नहीं आएगा। ये 9 होता तो 3, 9 से ऊपर होता तो 3 आता, तो सबसे बड़ी ये है। तो मैं ये कह सकता हूं VRMS, रूट मीन वेलोसिटी इज ग्रेटर देन, दूसरे नंबर पे कौन सी आएगी? नहीं जी, एवरेज, हाँ फर्स्ट वाली, ये 2 से बड़ी आ रही है ना, V एवरेज। तीसरे नंबर पे आएगी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। इनकी फुल फॉर्म लिखी है आप लोगों ने? नहीं लिखी? हाँ ये ऑर्डर ही पूछा गया, कई मतलब कौन सी वेलोसिटी सबसे बड़ी होती है, क्या ऑर्डर है? चलिए तो अब चलते हैं हम लोग इसको समझते हैं। अच्छा सबसे पहले रूट मीन वेलोसिटी बताता हूं क्या होती है। रूट मीन वेलोसिटी RMS, रूट मीन स्क्वायर, इसमें वेलोसिटी जुड़ी आएगा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसका क्या मतलब है? रूट मीन स्क्वायर का मतलब क्या होता है? RMS, इसका मतलब क्या होता है? ये बार बार यूज होगा। तो देखिए जितनी भी वैल्यूज दी हुई हैं अलग अलग मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज की, ठीक है,
मान लिए एक मॉलिक्यूल है, उसकी वेलोसिटी है v1, दूसरा मॉलिक्यूल है उसकी वेलोसिटी है v2, तीसरा मॉलिक्यूल है उसकी वेलोसिटी है v3, चौथा मॉलिक्यूल है उसकी वेलोसिटी है v4 और हजार करोड़वां या nth मॉलिक्यूल है उसकी वेलोसिटी है vn। ठीक है, अब इन सब का हम क्या करेंगे, रूट मीन स्क्वायर करेंगे। क्या मतलब होता है, सबसे पहले इन सब का स्क्वायर करो, तो स्क्वायर करेंगे तो v1 का स्क्वायर, v2 का स्क्वायर, v3 का स्क्वायर, vn का स्क्वायर, स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब मीन कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, जैसे मार्क्स के एवरेज निकालते हैं, सारे नंबर जोड़े और टोटल नंबर से डिवाइड कर दिया। तो मीन निकालने का भी तरीका वही है कि स्क्वायर करके उनका मीन निकालना है, यानी स्क्वायर करके सारी वैल्यूज को जोड़ा और जोड़ने के बाद जितनी नंबर है, जितने टाइप, जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनके नंबर से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये मीन हो गया। यानी पहले स्क्वायर किया, फिर उसके बाद क्या किया, उसका मीन निकाला, ये मीन हो गया। और फिर उसके बाद क्या किया, इसका रूट ले लिया। तीसरा स्टेप ये रूट ले लिया। दिस इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो कहीं पर भी आरएमएस लिखा होगा, अभी आगे के चैप्टर्स में ये वर्ड दोबारा हम लोग सुनेंगे, आरएमएस करंट। ठीक है, हाँ, आरएमएस वोल्टेज, तो वहां पर भी यही तरीका है। ओके, चलिए चलिए, तो ये हमको समझ में आ गया। अब अगला हम लोग देखते हैं। अच्छा, एवरेज क्या होता है, एवरेज 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 बोलिए, वी एवरेज, एवरेज कैसे निकालते हैं, वो v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस सो एन ऑन, जिसको मीन भी कहते हैं, vn डिवाइडेड बाय n, ये होता है एवरेज। ठीक है, एवरेज निकालना। ठीक है, अब मोस्ट प्रोबेबल वाली देखते हैं, वो ग्राफ से समझ में आएगी। या चलो वो भी समझा ही देते हैं, ग्राफ से क्या ऐसे भी समझ में आएगी। मान लीजिए मेरा कंटेनर है, इस कंटेनर में गैस भरी हुई है। वही सबके पास वेलोसिटी है, अलग v1 v2 v3 और vn सो ऑन। ठीक है, उनका एवरेज कैसे निकालते हैं वो सीख लिया हमने, उनका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे वो सीख लिया। अब ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या बना है वो देखते हैं, v मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, vmp। तो देखिए, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है, जैसे क्लास में मान लीजिए 100 बच्चे हैं, सबसे ज्यादा कुछ बच्चों के नंबर आएंगे बिल्कुल हाई रेंज, कुछ लोगों के कम नंबर आएंगे वो भी लो रेंज में आएंगे, कुछ के क्या होंगे, ज्यादातर बच्चे जो होंगे वो एक
ऐसी रेंज होगी इन मार्क्स की कि ज्यादातर बच्चों के उसी रेंज में मार्क्स आएंगे। बात आ रही समझ में? तो ऐसे ही तो हम कहेंगे मोस्ट प्रोबेबल नंबर। तो यहां से क्या मतलब हुआ? यहां से मतलब ये हुआ कि वो कौन सा नंबर की रेंज है जो ज्यादातर बच्चों की आई है। ठीक है, तो वो ऐसे ही वेलोसिटी है कि कुछ मॉलिक्यूल होंगे जिनकी बहुत हाई वेलोसिटी होगी, कुछ मॉलिक्यूल होंगे जिनकी बिल्कुल लो वेलोसिटी होगी, लेकिन ज्यादातर मॉलिक्यूल्स वो होंगे जिनकी ये वेलोसिटी ये वाली है ये। तो जो वेलोसिटी ज्यादातर मॉलिक्यूल्स की होगी उसको क्या कहते हैं? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। यानी कंटेनर में मैंने हाथ डाला, मॉलिक्यूल निकाला, फिर हाथ डाला निकाला, फिर निकाला, 100 बार डाला और निकाला, तो 80 बार देखा एक ही वेलोसिटी आ रही है। तो ये वाली वेलोसिटी क्या कहलाएगी? मोस्ट प्रोबेबल कहलाएगी। ठीक है ना? यानी ज्यादातर जो मॉलिक्यूल जिस वेलोसिटी को पोजेस कर रहे हैं वो वेलोसिटी क्या कहलाएगी? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो इसको चाहे तो एक लाइन इसके लिए लिख लीजिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल having the velocity is called most probable velocity. ठीक है, चलिए अब मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं। अब आप लोगों को ग्राफ में बताना है कि कौन सी वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल है और कौन सी क्या है। ये है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और ये वाला कोऑर्डिनेट है वेलोसिटी। हो गया? थोड़ा सा इसको और ढंग से बना दे, ऐसा ही बनेगा, थोड़ा सा और अच्छी सी पीक बना। तो बताइए इनमें मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कौन सी है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय टोटल मॉलिक्यूल। यही तो फ्रैक्शन कहलाएगा है? इसको अगर मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को कैपिटल एन से लिखूं तो कैपिटल एन डिवाइडेड बाय टोटल मॉलिक्यूल, यानी गैस के जितने मॉलिक्यूल कंटेनर में है वो तो टोटल मॉलिक्यूल हो गए, उसमें से कितने मॉलिक्यूल कौन सी वेलोसिटी पोजेस कर रहे हैं। तो बताइए सबसे ज्यादा कौन सी वेलोसिटी पोजेस होती है? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। वो कहां पर हो रही है? वो ये हो रही है, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की वैल्यू यानी n अपॉन n टोटल जो है सबसे ज्यादा यहां पे है ना। तो ये जो वेलोसिटी यहां पर आएगी, वेलोसिटी का कोऑर्डिनेट तो ये है, तो ये वेलोसिटी यहां पे जो आएगी ये क्या कहलाएगी? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। क्लियर हुई बात?
ये वेलोसिटी का कोऑर्डिनेट नहीं है, ये है वेलोसिटी का कोऑर्डिनेट। इधर जाने पे वेलोसिटी बढ़ रही है। ये कोऑर्डिनेट है कि कितने ज्यादा मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन कौन सी वेलोसिटी रखता है। हमने पढ़ा 3 टाइप की वेलोसिटी है। चलो VRMS बताओ किधर होगा और V एवरेज किधर होगा? बीच में किधर? VRMS बताओ। चलो वो तो सबसे ज्यादा थी VRMS है, तो VRMS सबसे ज्यादा थी ना, तो वो वेलोसिटी सबसे ज्यादा कहां पर है? यहाँ पे कहीं पे मैं मान लेता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? VRMS ये वाली हो जाएगी। और मोस्ट प्रोबेबल जो थी वो क्या थी? बोलिए, सबसे कम थी है, तो V एवरेज क्या आ जाएगी? इनके बीच में आ जाएगी, ये मान लेते हैं V एवरेज। या और थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, V एवरेज, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि V एवरेज तो इतने मॉलिक्यूल्स के पास है। इससे हमें पता चलेगा ना, इस वाले कोऑर्डिनेट से, कि कितने मॉलिक्यूल्स के पास V एवरेज है। और VRMS कितने मॉलिक्यूल्स के पास है, तो जब इसको यहां ला करके मिलाएंगे तो VRMS का पता चलेगा। इसका मतलब VRMS वेलोसिटी सबसे कम मॉलिक्यूल्स के पास होती है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हमसे पूछे, वेलोसिटी VRMS ये तो सबसे ज्यादा होती है, फिर V एवरेज उससे कम होती है, फिर V मोस्ट प्रोबेबल सबसे कम होती है। लेकिन अगर फ्रैक्शन में पूछ ले कि फ्रैक्शन किसका सबसे ज्यादा होता है, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल Q किसका सबसे ज्यादा होता है, तो हमें पता है V मोस्ट प्रोबेबल वाले का फ्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है, फिर उसके बाद V एवरेज वाले का फ्रैक्शन सबसे ज्यादा है। ये कंफ्यूज मत होना भाई। और फिर सबसे कम किसका है? VRMS वाले का, यानी RMS वेलोसिटी सबसे कम मॉलिक्यूल्स के पास है। क्लियर होगी बात? ये कंफ्यूज नहीं होना, इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ लें। जी क्या हुआ उतनी देर में? ठीक है। इस ग्राफ का नाम है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। कहाँ लिखा जाए, जगह तो छोड़ी नहीं है मैंने। चलो ऊपर लिख देता हूँ। इसका नाम है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन of molecular speed। हम लोग बार बार वेलोसिटी बोल रहे हैं, बट एक्चुअल में क्या है? स्पीड है। इसमें डायरेक्शन और एक्शन का कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड से रिलेटेड है। ठीक है। इसका दूसरा नाम भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिख लीजिए, प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व।
प्रोबेबिलिस्टिक मतलब प्रोबेबिलिटी, गैस के मॉलिक्यूल्स की स्पीड होने की प्रोबेबिलिटी का ये कर्व है। ये इस रेंज की जो वेलोसिटी है, ये वाली वेलोसिटी, ये अब थोड़ा सा यहां से यहां तक भी इसको हम कवर कर सकते हैं। तो ये वाली वेलोसिटी जो है ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास होगी, ये वाली वेलोसिटी, इसमें भी थोड़ा सा रेंज ले लीजिए, ये वाली वेलोसिटी जो है फिर हाँ उससे कम मॉलिक्यूल्स की होगी, और ये वाली वेलोसिटी जो है ये हाँ काफी कम मॉलिक्यूल्स की होगी। और बिल्कुल कम वेलोसिटी ये वाली जो रेंज आ रही है, या हाई वेलोसिटी, बिल्कुल हाई वेलोसिटी, ये वाली बहुत ही कम मॉलिक्यूल, क्योंकि तो इस बात को एक लाइन लिख लीजिए, लोएस्ट एंड हाईएस्ट वेलोसिटी, लोएस्ट ये लोवेस्ट वेलोसिटी है, स्पीड है, और ये हाईएस्ट है, हाईएस्ट स्पीड are possessed by very few molecules. हो गया। चलिए अब एक क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं। क्वेश्चन इज कैलकुलेट दी VRMS, V most probable and V average of O2 molecule, O2 gas। चलिए कैसे करेंगे? क्या हो जाएगा रेशो? इनको डिवाइड कर दिए तो RT डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ये तीनों में कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? √3, यहाँ क्या बचेगा? √2, और यहाँ क्या बचेगा? √8/3.14। ठीक है, तो एवरेज को बीच में लिख लीजिए, इसको पीछे लिख लीजिए। तो हम लोग ऐसा करते हैं, इसको एवरेज इधर लिख लेते हैं, ऑर्डर हो जाएगा, ये मोस्ट प्रोबेबल हो गया, ये एवरेज हो गया, तो ये जाएगा √8/3.14, और ये हो गया √2। अच्छा, अगर सबका स्क्वायर कर दें तो ये रूट से रूट कट जाएगा, वैसे भी काट सकते हैं, तो 3/8 को डिवाइड करिए 3.14 से, क्या आएगा? ये हो गया 2.5 × 2। ये रेशो हो गया। रेशो भी कई बार क्वेश्चन में पूछ चुका है। चलिए अब जो है वो स्पेसिफिक हीट रह गया है इसके अंदर, एक टॉपिक डिग्री ऑफ फ्रीडम रह गया है, 2, तीसरा जो है वो इंटरनल एनर्जी रह गया है। ये हम लोग कल खत्म करेंगे, आज खत्म नहीं हो पाएगा ये चैप्टर, क्योंकि कई टॉपिक रह गए।